हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज से हम शुरू करने जा रहे हैं रीट साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज। और इस टेस्ट सीरीज में हम बात करेंगे यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिस प्रकार के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आज के टेस्ट में हम बाल विकास से संबंधित प्रश्नों के विषय में बात करने वाले हैं, जो कि यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। इसके अलावा दोस्तों मैं सबसे जो जरूरी बात है वो आपको बता दूं कि रीट साइकोलॉजी की तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है। तो सबसे पहले आपको जो भी है मैटर पढ़ना है। सबसे पहले आप मैटर को याद कर लीजिएगा, चाहे आप उसके लिए किसी बुक को पढ़ सकते हैं या कोई भी नोट्स पढ़ सकते हैं या कोई भी क्लास भी लगा सकते हैं। अपने चैनल के ऊपर भी आपको रीट साइकोलॉजी के सारे चैप्टर बड़े अच्छे से मिल जाएंगे। सारे नोट्स भी आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। दोस्तों किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी एक बुक एक नोट्स को अच्छे से याद कर लें, ज़्यादा चक्कर में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में आप क्या करें, उसके बाद में आपको सबसे ज़्यादा देखने हैं एमसीक्यू। जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप देखेंगे उतना ही आपको लाभ मिलने वाला है। सबसे पहले आप जो भी पिछली परीक्षाओं के प्रश्न हैं, पिछली परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों को भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो जो आपके 30 प्रश्न आते हैं उसमें से 25 प्लस क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं आराम से। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो मैं आपको ये कह सकता हूँ 27 से 28 क्वेश्चन तक इस फील्ड में सही हो सकते हैं। साइकोलॉजी के टेस्ट में आपके आराम से सही हो सकते हैं। दोस्तों 150 जो अपने टोटल क्वेश्चन आते हैं उसमें से 30 जो है वो मनोविज्ञान के प्रश्न होते हैं, उसमें से 27-28 क्वेश्चन आप आराम से निकाल सकते हैं। दोस्तों आपको करना क्या है, पहले किसी भी एक मैटर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से सारी चीज़ों को समझ लीजिएगा, क्लास लगा लीजिएगा। उसके बाद में आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखने हैं। जितने आप देखेंगे उतना ही आपको लाभ मिलने वाला है, क्योंकि ये एक इस प्रकार का टॉपिक है, इस प्रकार का मैटर है कि आपको जो है ज़्यादा मैटर पढ़ने से लाभ नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग किताबों में भी आपको अलग अलग प्रकार का मैटर मिलता है। उससे कहीं ज़्यादा ये है कि इसमें क्वेश्चन बहुत टाइप के बनते हैं। दोस्तों किसी भी परीक्षा, चाहे वो सी-टेट की है, एस-टेट की है, पी-टेट की है, आप इन परीक्षाओं के प्रश्न को देख लोगे तो प्रश्न आपके उन्हीं में से आते हैं, उन्हीं में से अलग अलग प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से रट लेना है। और इस सीरीज में आज हम सबसे पहले उन क्वेश्चंस के विषय में बात करेंगे जो रीट की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है। जो वृद्धि और विकास है उसमें विकास से संबंधित नहीं है। इन चारों कथनों में से कौन सा कथन है जो विकास से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। नंबर 1 है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। नंबर 2 विकास अंतरक्रिया का परिणाम है। तीसरा है विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। और चौथा है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। दोस्तों क्या है सही आंसर, तो चेक कर लीजिएगा सही आंसर क्या है हमारा इनमें से, वो है नंबर 3। दोस्तों क्या कहा हमने, संबंधित नहीं है वो देखना है। सबसे पहले तो आप इसी चीज को देख लिया करो, पूछा क्या जा रहा है। ये कह रहा है कि विकास के विभिन्न पक्ष जो हैं वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, तो ये बात गलत है, निर्भर करते हैं। दोस्तों विकास एक सतत प्रक्रिया है, जीवन भर चलती रहती है, अंतरक्रियाओं का जो है परिणाम होता है। इसके अलावा सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी हम पहले सामान्य क्रियाओं को सीखते हैं फिर विशिष्ट क्रियाओं को देखते हैं। जैसे आपने बच्चे को देखा होगा, वो किसी चीज को उठाने के लिए पहले पूरा हाथ रखता है जो वो बिल्कुल शैशवावस्था में है, और फिर धीरे 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 वो उंगलियों से चीजों को पकड़ना सीखता है। दूसरे प्रश्न की बात करें तो वो है हमारा आनुवंशिकता की इकाई है। इनमें से आनुवंशिकता की इकाई कौन सी है जो आनुवंशिक गुणों को आगे लेकर के जाता है। क्रोमोसोम है, निषेचित अंडा है, जीन है या फिर युग्मज है। कौन सा है दोस्तों सही आंसर, तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, उसे कहते हैं जीन। तीसरा हमारा प्रश्न है, सामान्यतः अधिकतर बच्चे सार्थक शब्द जो हैं वो किस आयु में बोलना शुरू कर देते हैं। दोस्तों हमें बताना है बच्चे सार्थक जो शब्द हैं, जिन शब्दों का अर्थ निकलता है, वो किस उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं। क्या वो 3 माह में बोलते हैं, 6 माह में बोलते हैं, 35 या 40 माह में बोलते हैं, या फिर 10 से 13 माह लगा देते हैं सही ढंग से बोलने में। सार्थक शब्द जिनका अर्थ निकलता है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें सही आंसर हमारा वो है नंबर 4। 10 से 13 माह का जो बालक है, बच्चा है, वो सही शब्द बोल सकता है, सार्थक शब्द बोल सकता है, जिसका जीवन सामान्य गुजर रहा है, बचपन सामान्य
उसका गुजर रहा है। अगर उसमें कोई दिक्कत है, कोई विकास में कमी है, तो फिर वो ज़्यादा लंबा समय ले लेता है दोस्तों। चौथे प्रश्न की बात करें तो ये पूछ रहा है, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है। एक 5 वर्ष का बच्चा है जिसमें दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया और संप्रेषण में कमी है, यानी वो दूसरों के प्रति रिएक्ट नहीं करता है और कम्युनिकेशन में उसकी कमी है और असामान्य व्यवहार है वो बारंबार करता है दोस्तों। तो इस तरह के लक्षण किस चीज़ के प्रतीक हैं आपको बताना है। इनमें से ये जो इनकी विशेषता है वो किस चीज़ का प्रतीक है। क्या वो श्रवण बाधिता है, शैक्षिक पिछड़ापन है, स्वलीनता है या फिर अधिगम अक्षमता है। हो सकता है जब ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया हो, बच्चों ने उसको नहीं पढ़ा हो। ज़्यादातर किताबों में इस प्रकार के प्रश्न आपको बाद में मिलेंगे और आपसे भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अपने कॉमन सेंस को यूज करें, थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करें। तो देखिएगा क्या श्रवण बाधिता हो सकता है वैसे भी, यानी सुनने में कमी होगी क्या, नहीं। शैक्षिक पिछड़ापन का दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया से लेना देना नहीं होता। अधिगम अक्षमता हम इसको कह सकते हैं। क्या अधिगम अक्षमता, तो सीखने में कमी होती है जो इसमें शामिल नहीं है। तो फिर बचता भी कौन सा है दोस्तों, एक ही ऑप्शन हमारे पास में बचता है जो बिल्कुल सही है और यही हमारा सही आंसर है। तो सही आंसर क्या होगा, स्वलीनता यानी अपने में ही लीन रहना। अगले प्रश्न की बात करें, 5वां हमारा प्रश्न है, किशोरावस्था की ऐसी आदत कौन सी आयु की है। किशोरावस्था की कोई ऐसी आदत है जिसमें खुद को भूखा रखने की प्रवृत्ति होती है और यह ज्यादातर बालिकाओं में होती है। आप इसे डाइटिंग कह सकते हैं, जिसमें खुद को भूखा रखने की प्रवृत्ति होती है। तो ये किसमें होती है, इसे हम बालिकाओं में होती है और इसे हम कहते क्या है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, डेलिरियम ट्रेमेंस कहते हैं, स्वलीनता कहते हैं या फिर डाउन सिंड्रोम कहते हैं दोस्तों। क्या होगा दोस्तों सही आंसर, तो चेक कर लीजिएगा, वो है हमारा नंबर 1 एनारोक्सिया नर्वोसा कहते हैं दोस्तों। डाउन सिंड्रोम तो देखिएगा जीनों में अगर कोई कमी रह जाए, आनुवंशिक जो है हमारे गुणों में कमी रह जाए तो उसके कारण होने वाली बीमारियों को कहते हैं। स्वालीनता को अपने पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की। छठा हमारा प्रश्न है, यहाँ खालिस्तान हमें दे रखा है, यहाँ हमें भरना है। बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरे के नजरियों में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। क्या केंद्रस्थ, आत्मस्थ, केंद्रस्थ, जनात्मवाद या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी बाल्यावस्था के दौरान अपने और दूसरों के नजरिए में वो फर्क नहीं कर पाता है, अयोग्यता है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, इसे हम कहते हैं आत्म केंद्रस्थ, ईगो सेंट्रिसिज्म के नाम से जानते हैं। आत्म केंद्रस्थ बाल्यावस्था के दौरान जो है अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। 7वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है। वो टेक्निक हमें बतानी है जिसमें एक बच्चा जो है वो किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपनी इच्छुक चीजें, कार्य या लाभ में बदल सकता है। यानी कोई एक ऐसी चीज है जिसे बच्चा प्राप्त करता है और उसी को वो बाद में अपनी इच्छुक चीजों और कार्य या लाभ में बदल सकता है। टोकन इकोनॉमी कहते हैं, गठन करना कहते हैं, विलोपन कहते हैं या फिर अप्रकट संवेदीकरण कहते हैं। क्या आएगा दोस्तों, तो दोस्तों सही आंसर क्या है इनमें से हमारा, चेक कर लीजिएगा, वो है नंबर 1 टोकन इकोनॉमी के नाम से हम इसको जानते हैं दोस्तों। 8वां हमारा प्रश्न है, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता, विकास, वृद्धि, संतुलन और परिपक्वता। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्या है सही आंसर, तो चेक कर लीजिएगा, वो है हमारा नंबर 2। देखिएगा जो है वृद्धि और जो है विकास, इन दोनों में अंतर की बात करें तो देखिएगा जो परिवर्तन मात्रात्मक है, मात्रात्मक परिवर्तन को हम वृद्धि कहते हैं और विकास जो होता है वो होता है गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। यहाँ पर देखिएगा वृद्धि वो चीजें हैं जिसे हम माप सकते हैं, जैसे लंबाई बढ़ना, भार बढ़ना, इसे हम देखिए वृद्धि कह सकते हैं क्योंकि इन्हें मापा और तोला जा सकता है। विकास होता है गुणात्मक, यानी उनसे, उन चीजों से उसने क्या करना शुरू कर दिया है, विकास कितना हुआ है। विकास को इस प्रकार से अपने माप नहीं सकते हैं और वृद्धि एक समय आने के बाद में रुक भी जाती है। विकास एक निरंतर सतत चलते रहने वाली प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है। 9वें प्रश्न की बात करें, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक कार्य कर सकता है।
किशोरावस्था का एक बालक है, उसका उचित विकास हो, इसके लिए माता पिता और शिक्षक क्या कार्य कर सकते हैं आपको बताना है। लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देंगे, उचित वातावरण प्रदान करेंगे, परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करेंगे यदि आवश्यक हो तो, या फिर ये सारे कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4। आई होप ये आंसर आप सभी का सही होगा। 10वां प्रश्न है हमारा, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। पहला प्रश्न एक अलग से यहाँ से भी बन सकता है, कितने चरणों में होता है? एरिक्सन के अनुसार 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र जिसकी आयु लगभग 9 वर्ष के आसपास होगी, विकास के किस चरण से मेल खाता है आपको बताना है। शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की स्वायत्ता, परिश्रम बनाम हीनता, नेतृत्व बनाम अपराध और अंतरंगता बनाम अलगाव, कौन से में आता है कक्षा 3 का छात्र? एरिक्सन के अनुसार जो उसने 8 चरण विकास के बताए हैं, मनोसामाजिक विकास के बताए हैं। तो दोस्तों चेक कर लीजिएगा, सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, वो आता है परिश्रम बनाम हीनता के अंतर्गत। अगले प्रश्न की बात करें, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके किसी वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति क्या कहलाती है? सिफिले कोडाल प्रगति कहलाती है, प्रोक्सी मोडिस्टल प्रगति कहलाती है, व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति कहलाती है, या फिर अनियमित प्रगति कहलाती है? क्या है दोस्तों सही आंसर हमारा? तो चेक कर लीजिएगा, सही आंसर है वो है हमारा नंबर 2, उसे हम कहते हैं प्रोक्सी मोडिस्टल प्रगति, जिसमें एक बच्चा जो है पहले, जैसे अभी हमने बात भी की थी, बच्चा सामान्य से विशिष्ट की ओर की बात करें तो देखिएगा बच्चा जो है किसी चीज़ को उठाने के लिए पहले पूरी हथेली का उपयोग करता है। जैसे आपने देखा होगा, आप भी छोटे बच्चे रह चुके होंगे या आपने घर में किसी छोटे बच्चे को उस समय देखा होगा जब आप थाली में खाना खा रहे हैं और बच्चा धीरे धीरे घुटनों के बल चल के आता है, तो उस थाली से अगर उसको कुछ उठाना है तो वो पूरा का पूरा हाथ यानी हथेली रखता है, क्योंकि वो चीज़ों को उठाना नहीं जानता। लेकिन क्या वो हमेशा उसी तरह से उसकी क्रियाएं चलती है? नहीं, धीरे धीरे बच्चा जो है उंगलियों अंगूठों का उपयोग करके जो चीज़ों को उठाना सीख जाता है। दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, 12वां हमारा प्रश्न है, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहां तक संबंधित आपको बताना है। अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित होती है, एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित होती है, आंशिक रूप से विकसित होती है, या फिर बेतरतीब ढंग से विकसित होती है। दोस्तों प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। किसी भी बच्चे का जो विकास है शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे ये जो तत्व हैं दोस्तों, उनमें विभाजित किया जाता है। ये एक दूसरे से संबंधित है या नहीं? क्या है दोस्तों सही आंसर? वो है हमारा नंबर 2। ये सारे के सारे जो है एकीकृत यानी सारे एक साथ और समग्र रूप से विकसित होते हैं दोस्तों। तो सही आंसर हमारा नंबर 2। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो अगला हमारा प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है। स्टेटमेंट है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती हैं। किसने कहा था? वुडवर्थ ने, रोस ने, एनोस्टसी ने, या फिर थॉर्नडाइक ने कहा था? किसने कहा था वातावरण एक ऐसी बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? क्या है सही आंसर दोस्तों? तो चेक कर लीजिएगा, वो है हमारा नंबर 2। रोस ने ये कथन कहा था दोस्तों कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपके जो 30 क्वेश्चन आने हैं उसमें से हर यूनिट जो आपकी यूनिट है लगभग 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आपको जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो ज्यादातर आपके व्यवहारिक प्रश्न होंगे और व्यवहारिक के अलावा आपसे परिभाषाएं भी पूछी जा सकती हैं। तो इन परिभाषाओं का आपका रट्टा लगा हुआ होना चाहिए। बार बार ऑब्जेक्टिव में देखेंगे तभी ये परिभाषाएं याद रह पाती हैं। मैटर में से जो आपका जो भी लिखित मैटर है वहां से ये चीजें ज्यादा याद नहीं रह पाती। अगर आपने उसको क्वेश्चन के रूप में देखा है तो वो लंबे समय तक याद रहता है दोस्तों, इसीलिए क्वेश्चन करने जरूरी होते हैं। इसीलिए मैं आपको ज्यादा जोर दे रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सिर्फ इस सब्जेक्ट की मैं आपके लिए विशेषता कह रहा हूँ कि साइकोलॉजी इसी प्रकार से तैयार होता है। अगले प्रश्न की बात करें, 14वां हमारा प्रश्न है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है मानसिक विकास का है, शारीरिक विकास का है, ध्यान का विकास का है, या फिर भाषा का विकास का है? संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है, क्या है दोस्तों? सही आंसर चेक करिएगा, तो वो है नंबर 1 मानसिक विकास है।
अगले प्रश्न की बात करें, तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 7 वर्ष में, 11 वर्ष में, 9 वर्ष में या फिर 6 वर्ष में? बच्चे में तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का जो विकास होता है वो कब होता है दोस्तों, कब तक हो जाता है? सही आंसर चेक करिएगा क्या है, वो है हमारा नंबर 2, 11 वर्ष में होता है। अगले प्रश्न की बात करें, शारीरिक विकास का क्षेत्र है कौन सा है? स्नायु मंडल है, मांसपेशियों में वृद्धि है, एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स में वृद्धि है या फिर उपरोक्त सभी है? शारीरिक विकास में हम किन किन तत्वों को शामिल कर सकते हैं? शारीरिक विकास जिसकी हम बात करें तो उसमें कौन कौन सी वृद्धियां, कौन कौन से विकास शामिल है? तो दोस्तों सही आंसर क्या है वो है, चेक कर लीजिएगा, हमारा नंबर 4। ये सारे ही जो है वो शारीरिक विकास के क्षेत्र में आते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, 17वां हमारा प्रश्न है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है दोस्तों। शैशवावस्था, उत्तर बाल्यकाल, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? देखिए कई बार देखा होगा इस आयु के अंदर बच्चा बिना किसी कारण के घर से बाहर भी निकल जाता है, उसमें घूमने की प्रवृत्ति होती है, घूमने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा इसका, चेक कर लीजिएगा, वो है नंबर 2, उत्तर बाल्यकाल माना जाता है दोस्तों। 18वां हमारा प्रश्न है, इनमें से वंशानुक्रम के नियमों की बात करें तो कौन सा नियम जो है इनमें से वंशानुक्रम की श्रेणी में नहीं आता है, वंशानुक्रम के नियमों की श्रेणी में नहीं आता? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या फिर अभिप्रेरणा? कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है दोस्तों, चेक कर लीजिएगा, सही आंसर हमारा नंबर 4, अभिप्रेरणा। किस प्रकार से हो सकता है दोस्तों? अभिप्रेरणा तो किसी भी व्यक्ति को किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करने के लिए एक अवस्था के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है वो है 19वां और वो पूछ रहा है, 20वीं सदी को किसने बालक की शताब्दी कहा? कौन से विद्वान हैं जिन्होंने बालक की शताब्दी कहा है? मुर्रे है, एडलर है, क्रो एंड क्रो है या फिर जेबी वाटसन है? 20वीं शताब्दी को किस विद्वान ने बालक की शताब्दी कहा है, आपको बताना है सही आंसर। तो चेक कर लीजिएगा, सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, क्रो एंड क्रो के द्वारा ऐसा कहा गया है। बात करें अगले प्रश्न की, 20वें प्रश्न की, तो वो पूछ रहा है, किस अवस्था तक बालक की दृष्टि और श्रवणेंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है? दोस्तों आपको बताना है वो आयु या वो अवस्था जब तक बालक की दृष्टि यानी देखने का, सुनने का पूर्ण विकास हो जाता है। 3 व 4 वर्ष है, 6 या 7 वर्ष है, 8 या 9 वर्ष है या फिर इनमें से कोई नहीं है? किस अवस्था तक विकास हो चुका होता है दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, 3 या 4 वर्ष। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना दोस्तों। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार के रीड की क्वालिटी एजुकेशन वीडियो आपको डेली केवल यहीं पर मिलने वाले हैं और आगे भी मिलते रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।